हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है। स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो केयर में। फ्रेंड्स, आज के ये सेशन में हम करने वाले हैं साइंस। और आप सभी को पता है साइंस पेपर 2 में आता है। तो पेपर 2 में जिसका साइंस और मैथमेटिक्स होगा, सीटेट में फॉर्म आपने डाला होगा साइंस मैथमेटिक्स में, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। या जो भी आपके दोस्त साइंस से होंगे तो फ्रेंड्स उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको बता दूँ कि ये 1 जनवरी 2022 में जो ऑनलाइन आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, वही पेपर ये मैं शेयर करने जा रही हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। मैथ्स का हमने 30 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिए। और इस सेशन में हम करने वाले हैं साइंस का, ठीक है। उसके बाद हम CDP का भी कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। और आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट लक्षण पर्वतीय क्षेत्र के वृक्षों के हैं। तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर जो वृक्ष होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। वहाँ पर वृक्ष जो होते हैं फ्रेंड्स, उनकी तिरछी शाखाएँ होती है, सुईनुमा पत्तियाँ होती है, मोम जैसा मोटा तना ये नहीं होता है, लंबी गहरी जड़ें ऐसा नहीं होता है, तिरछी शाखा होती है और सुईनुमा पत्तियाँ होती है। यानी ए और बी आपका ऑप्शन फर्स्ट में देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपने कंटेंट पढ़ रखा है और ये रिवीजन के लिए हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं पेपर का, जो ऑनलाइन पेपर हुआ था कि किस प्रकार का क्वेश्चन मतलब कि आया था, किस प्रकार का आ सकता है, या हमने जो प्रिपरेशन कर रखी है कितना हमारा प्रिपरेशन है, कितना नहीं है ना। ये सारी चीज़ को जाँचने के लिए ये हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब 62 क्वेश्चन चलिए, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगी क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मैक्सिमम मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जितने भी साथी हैं वो कंटेंट पढ़ रखे होंगे, ठीक है। रिवीजन के लिए हम PYQ लगा रहे हैं, ठीक है। नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए कथन 2 यहाँ पर दिया गया है। एक है अभिकथन, समुद्र के किनारे जैसे कम ऊंचाई वाले स्थान पर पानी आसानी से उगलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कम स्थान वाले ऊंचाई पर पानी आसानी से उबलता है, जबकि ये बात क्या है, गलत है। कम स्थान वाले ऊंचाई पर आप देखेंगे यानी कि कम ऊंचाई वाले स्थान पर पानी आसानी से नहीं उबलता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर पानी आसानी से उबलता है। कम ऊंचाई वाले स्थान पर वायुमंडलीय दाब कम होता है जबकि ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो कारण भी गलत है और अभिकथन भी गलत है, दोनों गलत है। तो इसलिए दोनों गलत है, मतलब अभिकथन और कारण दोनों सही नहीं है, मतलब दोनों गलत है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं 63, हवा से तेल में गति करने वाली प्रकाश की किरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पर देखिए, हवा से तेल में गति, मतलब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हवा हो गया रेयरर मीडियम और तेल हो गया डेंसर मीडियम। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई लाइट आती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन जब वो डेंसर से रेयरर में जाती है तो अविलंब से दूर चली जाती है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकाश की गति कम हो जाएगी। जब डेंसर मीडियम में प्रकाश एंटर करती है तो उसकी गति कम हो जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये कथन आपका, फर्स्ट कथन आपका सही होगा। आगे हम बात करते हैं 64 में क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संपर्क बलों के समुच्चय का घोतक है। संपर्क बल इसमें से कौन है। तो कर्षण, मांसपेशीय बल और घर्षण बल, क्योंकि देखिए गुरुत्वीय बल ये नहीं है आपका, यानी कि ये संपर्क बल नहीं है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। यानी कि अर्थ और कोई दूसरा बॉडी को अगर आप उछालते हो तो उन दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी फोर्स लगता है, यानी नॉन कांटेक्ट है। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। चुंबकीय बल, दो चुंबक को अगर आप रखते हैं तो कुछ दूरी पर रहता है फिर भी वो अट्रैक्ट या रिपेल करने लगता है, तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो ये देखिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ भी देखिए गुरुत्वीय बल है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन राइट कौन होगा, थर्ड होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 65 में क्या है, एक चुंबक 2 टुकड़ों में टूट गया है। एक चुंबक को अगर 2 टुकड़ों में आप तोड़ते हो तो जैसे ये मान लीजिए नॉर्थ है या साउथ है, तो जैसे ये टूटेगा 2 अलग अलग टुकड़ा होगा तो इसमें भी नॉर्थ साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा। कभी भी कोई भी मतलब जो चुंबक होता है उसमें एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ऑलवेज एग्जिस्ट 2 पोल, यानी कि हमेशा 2 पोल एग्जिस्ट करता है। और 2 पोल है तो देखिए, जब नॉर्थ और नॉर्थ को एक तरफ लाएंगे तो ये रिपेल करेगा, या साउथ साउथ को एक तरफ लाएंगे तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अपोजिट पोल को जब एक तरफ लाएंगे, नॉर्थ और साउथ को एक तरफ रखेंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, यानी अपोजिट पोल अट्रैक्ट करता है और सेम पोल रिपेल करता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर इन दोनों टुकड़ों को पास लाया जाए तो दोनों
दोनों क्या होगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, ना आकर्षित ना प्रतिकर्षित करेगा। तो देखिए दोनों करेगा, डिपेंड करता है कि उन दोनों का पोल कैसा है। अगर दो टुकड़ा है, दोनों में क्या है, नॉर्थ साउथ पोल ऐसे एग्जिस्ट करेगा, नॉर्थ साउथ पोल। तो अभी ये तो नहीं बोला गया कि हम नॉर्थ को ला रहे हैं नॉर्थ की तरफ, या साउथ को साउथ की तरफ, या नॉर्थ को साउथ की तरफ, ऐसे तो बोला नहीं गया यहाँ पर। तो इसलिए फ्रेंड्स दोनों ये हो सकता है, आकर्षित भी कर सकता है। जब हम अपोजिट पोल को एक तरफ लाएंगे तो आकर्षित करेगा, और सेम पोल को एक तरफ लाएंगे तो प्रतिकर्षित करेगा। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 66 यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि कक्षा में एक प्रयोग के दौरान एक शिक्षक ने दो वस्तुओं को लेकर उन्हें पानी में डुबो दिया। ठीक है, उसने कमानीदार तुला का प्रयोग करके पाठ्यांकों को निम्न प्रकार से रिकॉर्ड किया। अब देखिए यहाँ पर वायु में पत्थर का भार, यानी कि यहाँ पर दिया गया है वायु में पत्थर का भार का मतलब वेट ऑफ स्टोन इन एयर, न्यूटन में दिया गया है। वेट ऑफ स्टोन इन वाटर दिया गया है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस दिया गया है, और बायोंट फोर्स दिया गया है। अब ध्यान से समझिएगा, किसी भी चीज़ को अगर आप पानी में डुबोते हैं तो मतलब कुछ पानी को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। ठीक है, और उसका वेट लिक्विड में एयर के कंपैरिजन में मतलब क्या होता है, कम होगा, ज़्यादा होगा, इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर एक फार्मूला है, इसके ऊपर इसको आप सॉल्व कर लेंगे। वायु में पत्थर का भार यानी कि वेट ऑफ अ स्टोन इन एयर माइनस विस्थापित तरल वजन, यानी कि जो विस्थापित तरल भार है, यानी डिस्प्लेस्ड लिक्विड। आप यहाँ पर वेट कर लेंगे, वेट ऑफ स्टोन इन एयर। ठीक है, इन एयर। अब माइनस यहाँ पर क्या करना है, डिस्प्लेस्ड वाटर, जो पानी डिस्प्लेस्ड हो रहा है, ये किसके इक्वल होगा, जो वेट ऑफ स्टोन इन वाटर, शॉर्ट में मैंने लिख दिया इन वाटर, यानी वाटर में पत्थर, पानी में पत्थर का जो भार होगा वो क्या होगा, हवा में जो पत्थर का भार है उसमें से जितना पानी डिस्प्लेस हुआ उसको अगर आप माइनस कर देते हैं तो ये निकल कर आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इसके बेसिस पर देखा जाए तो 92 में से आप 16 को माइनस कर दीजिए तो 76, यहाँ पर 76 ऑप्शन आ जाएगा। अब एक्स का वैल्यू जिसमें 76 है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू आपको देखनी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका y का जो वैल्यू होगा वो ये होगा, ये तो आपका आ गया 76। ठीक है, और y का वैल्यू भी 16 हो जाएगा। वस्तु पर लगने वाला जो बल, जितना तरल मतलब कि जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतना ही ऊपर की ओर फोर्स लगता है, जिसको बायोंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, बायोंसी इसको बोला जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि आपका दे रखा है नेक्स्ट वाला में, एक तो आपने देख लिया ये 76 हो गया और ये 16 हो गया। दूसरा बी में देखिए ये 10 दे रखा है, ये 10 दे रखा है ना, तो जेड का भी वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि जितना बायोंट फोर्स यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब पानी के अंदर उसको डुबोएंगे तो जितना वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतना ही ऊपर की ओर बायोंट फोर्स लगता है। तो यहाँ पर बायोंट फोर्स 10 न्यूटन दे रखा है, तो लिक्विड डिस्प्लेस कितना होगा, 10 ही होगा न्यूटन में। तो ये 10 आपका हो गया। जब ये 10 आ गया जेड का वैल्यू और ये 70 है तो क्यू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से आप ऑप्शन ढूंढिए। एक्स का वैल्यू 76 और वाई का वैल्यू आपका हो गया कितना, 16। एक्स का वैल्यू 76 और वाई का वैल्यू 16। तो देखिए दोनों में 76 16 है, बट दूसरा क्यू का वैल्यू आपका कितना है, या जेड तो देखिए ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, इक्वल। जैसे ये 16 था तो वाई भी क्या हुआ, 16। और जब दूसरे केस में यानी दूसरा ऑब्जेक्ट जो है, दूसरा स्टोन है, इस पर बायोंट फोर्स कितना है, 10, इसका मतलब कि 10 न्यूटन लिक्विड डिस्प्लेस हुआ। तो ये जब 10 हो गया, और यहाँ पर हमने बताया कि जो लिक्विड में स्टोन का वेट होता है वो एयर में वेट और माइनस जो लिक्विड डिस्प्लेस होता है, तो लिक्विड डिस्प्लेस कितना हुआ, तो एयर में का देखिए ये क्यू हो गया माइनस लिक्विड डिस्प्लेस 10 हो गया, इक्वल टू लिक्विड में जो उसका वेट होता है यानी 70 दे रखा है। तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, 70 + 10 यानी कि 80। क्यू का वैल्यू क्या होगा, 80। तो देखिए क्यू का वैल्यू किस में 80 दे रखा है, क्यू का वैल्यू देखिए इसमें 80 दे रखा है। ध्यान से देखिए, क्यू का वैल्यू 80, जेड का वैल्यू 10, वाई का 16, एक्स का 76, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। आगे हम बढ़ते हैं 67 में देखिए फ्रेंड्स क्या है, 67 में ये कथन दिया गया है, सही कथन को चुनना है। 4 यहाँ पर कथन दिया गया है, चारों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उगता हुआ सूर्य प्रत्येक मौसम में दिशा निर्धारित करने का मार्गदर्शक नहीं माना जाता है।
ये बात सही है बिल्कुल। उगते हुए सूर्य को हम एक निर्धारित करने का मार्गदर्शक नहीं मान सकते हैं, दिशा निर्धारित करने का मार्गदर्शक नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट आपका है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सूर्योदय का बिंदु निरंतर बदलता रहता है, तो ये भी बात सही है। सूर्योदय का जो बिंदु है वो लगातार बदलता रहता है, तो S1 भी सही है, S2 भी सही है। ग्रीष्म अयनांत के दौरान सूर्योदय का बिंदु उत्तर दिशा की ओर खिसकता है, ये बात गलत है। शीतकालीन अयनांत के दौरान सूर्योदय का बिंदु दक्षिण दिशा की ओर खिसकता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर S1 और S2 यानी कि ऑप्शन 2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 68 में देखिए क्या है, 3 परख नलियाँ ABC तथा सभी में बराबर आयतन एवं सांद्रता वाले रंगहीन तरल पदार्थ हैं। अब देखिए इसको इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। देयर आर 3 टेस्ट ट्यूब ABC ऑल हैव कलरलेस लिक्विड ऑफ इक्वल वॉल्यूम एंड स्ट्रेंथ। अ ड्रॉप ऑफ फेनोफैथलीन इज एडेड टू ईच ऑफ देम। यानी कि 3 को परख नली लिया गया है, ठीक है, ऐसे A B और C, ठीक है, 3 को लिया गया है और तीनों में सभी में बराबर आयतन एवं सांद्रता वाले रंगहीन पदार्थ को डाल दिया गया है, इसमें कोई कलर नहीं है। तीनों परख नलियों में एक एक बूंद फिनोफ्थलीन की डाली गई है, फिनोफ्थलीन की डाली गई है। फिनोफ्थलीन एक लिक्विड होता है, उसका एक एक बूंद डाल दिया गया। अवलोकन किया गया परख नली AB रंगहीन है, क्या है, रंगहीन है, ठीक है, जबकि C क्या है, का रंग गुलाबी हो जाता है। अब देखिए ये रंगहीन है और C का रंग क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। अब देखिए जब परख नली C के इस गुलाबी घोल को A तथा B में डाला जाता है, यानी कि इसका गुलाबी ये कलर हो गया, गुलाबी पिंक हो गया। अब इसके कलर को जब A और B में डाला जाता है तो A रंगहीन ही रहता है, फिर भी ये रंगहीन रहता है, लेकिन जो B है ये गुलाबी हो जाता है। तो आप बताइए A सांद्र अम्ल है, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, B स्ट्रॉन्ग क्षार है और C वीक क्षार है, वीक एसिड है। तो ये आपको बताना है कि कौन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि जो A है, यानी कि जो परख नली A है, कि पहले इसमें डाला गया फिनोफ्थलीन डाला गया, फिर भी ये इसका कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है, और C में तो डाला गया तो इसका कलर चेंज हो गया, B में भी कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब C वाला लिक्विड को जब डाला जाता है B में और A में, फिर भी इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन B का चेंज हो जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन, A, और B क्या है, ये भी एसिड ही है, लेकिन जब C वाले दोबारा जब ये लिक्विड डाला जाता है तो इसका कलर चेंज हो रहा है, यानी वीक एसिड है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है कौन, C वाला। तो यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट 69 में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एसिड बेस इंडिकेटर अम्ल क्षार संकेतक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो अम्ल क्षार संकेतक यानी कि एसिड है या बेस है, इसका इंडिकेटर के रूप में किसका यूज किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी का यूज किया जाता है, ठीक है। इसका आगे हम देखते हैं 70 क्वेश्चन आपका है, रीता किसी पात्र में अचार रखना चाहती है, इसके लिए सबसे अच्छा पात्र कौन हो सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा पात्र आप सभी को भी पता होगा फ्रेंड्स, कांच होता है, शीशे में अचार ज़्यादा दिन तक टिकता है, बाकी अदर कोई भी मेटल आप यूज करते हैं उससे बेटर है शीशा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 71 में आपका क्वेश्चन है, एक पदार्थ M को चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस के बर्तन मर्तमान में रख कर ढक दिया जाता है, ये क्या है, ठीक है। अ मटेरियल M वॉज हीटेड एंड अ स्पून एंड इमीडिएटली पुट इन अ गैस जार एंड वॉज कवर्ड, ये मर्तमान नहीं है, बर्तन होगा, ठीक है, बर्तन में रख कर ढक दिया जाता है। थोड़ी मात्रा में पानी बर्तन में डाला जाता है, इसको मर्तबान बोल रहा है, यानी कि गैस जार को मर्तबान बोलते होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यह गैस जार है, इसका इंग्लिश क्या है, गैस जार, ठीक है। आप ऐसे भी मान कर चलिए कि एक पदार्थ M है, उसको हम चम्मच में गर्म करते हैं और करके तुरंत एक गैस के मर्तबान में रख देते हैं, यानी बर्तन में रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं,
कि थोड़ा सा पानी डालते हैं, ठीक है, और घोल का नीले लिटमस पेपर से परीक्षण करते हैं। ध्यान समझिए, पहले गर्म करते हैं, फिर गैस जार में रख देते हैं, फिर उसमें पानी मिलाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर से उसका परीक्षण करते हैं। कागज़ का रंग क्या हो गया, लाल हो गया। अब नीले लिटमस अगर किसी को लाल कर दे तो वो क्या हो सकता है, वो क्या होगा, यहाँ पर सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सल्फ़र ये होगा, सल्फ़र ऐसा होता है, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सल्फ़र आपका होगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट 72 में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानव के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत होता है। पाचन के दौरान सेलुलोज अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाता है। सेलुलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया सेलुलोज को रेशों में बदल देते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे मैं आपको बता दूं कौन सही है। फर्स्ट आपका सही है, सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मानव के लिए रुक्षांश का अच्छा स्रोत है, बिल्कुल। दूसरा क्या है कि आपका पाचन के दौरान सेलुलोज अवशोषित होकर रेशों में परिवर्तित हो जाती है, ये भी बात सही है। लेकिन सेलुलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया सेलुलोज को रेशों में बदल देते हैं। पाचन करने वाले बैक्टीरिया रेशों में सेलुलोज को नहीं बदलती, ये बात गलत है। तो आपका R1 और ए दोनों सही है। ए सही और R2, तो ये तो नहीं ऑप्शन होगा। ए सही और R1 सही, ये तो है। ए की सही व्याख्या करते ये भी देखना होगा। तो बिल्कुल R1 जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन पढ़ सकते हैं। ये गलत है तो गलत है नहीं, ये गलत है, ये दोनों ऑप्शन देखिए, थर्ड और फोर्थ में ये गलत बोल दिया तो ये होगा नहीं। और दूसरा ऑप्शन में ए और R2 को सही कह रहा है, तो ये भी नहीं होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। 73, निम्न में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। तो सिंपल सा है, देखिए इनमें से किसमें एंजाइम नहीं होता है। पित्त रस जो होता है ना, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। अग्नाशय में भी एंजाइम होता है, माशय में भी, लसिका रस में भी, यानी पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। 74 की हम बात कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं कंटेंट नहीं पढ़ा रही हूँ, हम यहाँ पर रिविज़न कर रहे हैं, क्योंकि आप सीटेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी का कंटेंट अभी पढ़ाई नहीं हुआ होगा, कंप्लीट नहीं हुआ होगा। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग क्या लगा रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना हम कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ, वरना कंटेंट पढ़ाने पर ये जो 30 क्वेश्चन है वो 60 मिनट भी लग सकते हैं, 90 मिनट भी लग सकते हैं कराने में, ठीक है। आगे फ्रेंड्स 74 की हम बात करते हैं। दो पात्र ए और बी में क्रमशः 0 डिग्री सेल्सियस व 50 ग्राम बर्फ़ है और 0 डिग्री सेल्सियस व 50 ग्राम पानी है। ध्यान से समझिएगा, दो यहाँ पर क्या है, पात्र हैं ए और बी, ठीक है। और एक में क्या है फ्रेंड्स, 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम बर्फ़ है और दूसरा में 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 ग्राम पानी है। यदि दोनों पात्रों को फ्रीज में रखकर उसमें संतुलन प्राप्त करने दिया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। बी की अपेक्षा ए अधिक ऊष्मक होएगा, पानी बी की अपेक्षा ए, मतलब कि जो ए वाला है, बर्फ़ वाला है, वो ज़्यादा ऊष्मक होएगा बी के कंपेरिजन में, नहीं, ये तो उल्टा बता दिया। ए की अपेक्षा बी अधिक ऊष्मक होएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो 2 होगा, यानी ए की अपेक्षा बी जिसमें पानी है इसमें ज़्यादा ये ऊष्मा ज़्यादा खोएगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, बी विल लूज मोर हीट देन ए, यानी जो बी है ये ज़्यादा हीट देगा ए के कंपेरिजन में जो पानी है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। 75 में है, हमारे प्रवाहों में कोहनी का जोड़ घर के दरवाजे के कब्जे की भांति चलता है। यह कौन सा जोड़ है। अब देखिए, जो हमारा एल्बो होता है, एल्बो, उसमें फ्रेंड्स फोरलिम्स होता है, अंडरगोज सिमिलर मूवमेंट एज ऑफ द डोर जॉइंट ऑफ द हाउस। जो हमारे घर में होता है ना, दरवाजे में लगा होता है, जो जॉइन होता है, दरवाज़ों को हम आगे पीछे से मूव कराते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से हमारी एल्बो होता है जो आगे पीछे मूव होता है, ठीक है। गोल गोल चारों तरफ नहीं मूव होता है, बट आगे पीछे से अप डाउन मूव होता है। तो इस जॉइंट को पता है क्या बोलते हैं, हिंज बोलते हैं, हिंज, आपने सुना होगा ये नाम। आगे हम देखते हैं 76, किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये तो सभी को पता है किस विटामिन की कमी से होता है फ्रेंड्स। जो मतलब घाव वगैरह में अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तो किसकी वजह से होता है, विटामिन के की कमी से, क्योंकि ये थक्का बनाने में हेल्प करता है। अगर ये नहीं होगा तो ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, थक्का नहीं बन पाएगा, ठीक है। 77 में आप देखिए, प्रकाश वायु से प्रवेश करके क्रमशः निम्नलिखित माध्यमों से गुजरते हुए बाहर निकलता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि लाइट जो है एयर से कहाँ जा रहे हैं, मीडियम में जा रहे हैं। अब इसलिए
एयर से मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पर मीडियम, यहाँ पर 1 2 3 4 5 मीडियम दिए गए हैं। इन 5 मीडियम में सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया गया है, जिसको अपूर्णांक बोलते हैं, ये भी दिया है। अब आपको पता है कि जब लाइट एयर से मीडियम में जाएगी तो ऑब्वियसली उसका स्पीड कम होगी, है ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में किसी भी मीडियम का ज़्यादा होता है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, म्यू ज़्यादा होगा, उसमें जो ये स्पीड होगा लाइट का वो क्या होगा, कम होगा। जब ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रकाश के वेग में होने वाले परिवर्तन के सही क्रम को दर्शाता है, यानी घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, ये सब क्या है, ये कैसे करेंगे आप। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है क्या एक्चुअली कि मीडियम दिया गया है, ठीक है। अब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा कम होगा, यानी कि पहले वाला में अगर देखिए तो एयर से जब ए में लाइट मतलब आएगी तो क्या होगा, इसका स्पीड घटेगा ना, इसका स्पीड क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, अब इसलिए घटेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटेगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, घटेगा। बट आप देखिए सब में नहीं, 2 गो में घटेगा पहला ऑप्शन है, ये बढ़ेगा, ये तो होगा ही नहीं, छोड़ दीजिए। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये भी बढ़ेगा, ये भी नहीं होगा, यानी तीसरा और पहला, ये 2 का चांस बना। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसके कंपेरिजन में इसमें तो घट गया, ठीक है, एयर के कंपैरिजन में, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और इसका 1.5 है, तो इसका ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसमें घट जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है कि जब इस मीडियम में लाइट जाएगी, इसके कंपैरिजन इसमें जाएगी, तो अब यहाँ पर देखिए इसका स्पीड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ध्यान समझिएगा क्यों ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स 1.5 इस मीडियम से जब 1.26 में जाएगी तो ये इसके कंपैरिजन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, बढ़ना, तो देखिए बढ़ेगा, बट यहाँ देखिए घटेगा दिया है, बढ़ेगा, सॉरी, पहला क्या है, घटेगा, फिर क्या है, बढ़ेगा, दोनों में घटेगा बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर फिर तीसरा भी देखना होगा हमें, ठीक है। दोनों ऑप्शन में दोनों चीज़ें सही है, क्योंकि हमारा फर्स्ट और थर्ड ही ऑप्शन हो सकता है। आगे हम देखते हैं थर्ड। अब देखिए 1.26 से अगर 1.33 में जाएगी तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके कंपैरिजन में इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ज़्यादा हो गया, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया तो यह स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी तीसरा नंबर पर घटेगा। अब यहाँ देखिए तीसरा नंबर पर बढ़ेगा दिया है, यानी ये ऑप्शन अब नहीं होगा, जो ऑप्शन होगा फर्स्ट होगा। बट आगे वाला भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, बट तीसरे तक जाते जाते आप पहुँच जाते हैं अपने राइट आंसर पर। अब देखिए फ्रेंड्स, 1.3 से अगर 1 में जाएंगे तो इसके कंपेरिजन में इसका क्या हो गया, घट गया, तो यहाँ घट गया, सॉरी, इसका घट गया है ना, इसका घट गया, तो यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गया तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, देखिए सही है। उसके बाद फिर इसमें जाएंगे, यानी 1 से 2 में, तो 1 से 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, देखिए घट जाएगा, है ना। तो ये फ्रेंड्स आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 78। मानव में सांस लेते समय अंतःश्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अंतःश्वसन, इनहेलेशन। What is the correct answer to explain the mechanism of inhalation during breathing in human beings? तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, वायु अंदर जाती है और पसलियाँ अंदर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है, यानी कि जब इनहेलेशन होता है, इनहेलेशन के दौरान क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहे हैं। अगर आप एक्सहेलेशन इनहेलेशन पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा। एयर मूव्स इन, तो बिल्कुल देखिए आउट वाला ऑप्शन तो ये दोनों नहीं होगा, इसको काट दीजिए, क्योंकि इनहेलेशन इन मतलब कि एयर इन होगा, आउट नहीं होगा, तो एयर इन ये दोनों में है, ठीक है। जब एयर इन होगा तो रिप्स मूव, यानी जो रिप्स होते हैं ना वो बाहर की ओर ऐसे, जब हवा भरेगा तो रिप्स क्या होंगे, बाहर की ओर निकलेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, रिप्स मूव इन कह रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए रिप्स मूव आउट, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और जब रिप्स हवा अंदर भरेगा, रिप्स बाहर निकलेगा, तो डायफ्राम जो है वो नीचे पिसलेगा, ऐसे डायफ्राम होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये बाहर की ओर ऐसे फेंकेगा और डायफ्राम क्या हो जाएगा, जब ये फैलेगा तो डायफ्राम
कहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है, इनहेलेशन के दौरान। और एक्सहेलेशन होता है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, हवा बाहर निकलता है, रिब्स अंदर जाता है, डायफ्राम ऊपर जाता है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनहेलेशन के केस में। अब देखिए आपसे क्वेश्चन जरूरी नहीं कि इस पर ऐसे ही पूछा जाएगा, इस पर हो सकता है मान लीजिए इनहेलेशन की जगह कभी आपके क्वेश्चन में एक्सहेलेशन आ जाए, तो ये भी आपको याद रखना है। एक्सहेलेशन में मूव आउट होगा, ये रिब्स मूव इन होगा, डायफ्राम मूव्स अप होगा, ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं 79। देखिए 79 आपका क्वेश्चन है, एक रुधिर वर्ग वाले एक पुरुष का विवाह बी रुधिर वर्ग की महिला से होता है, यानी कि एक पुरुष है, एक मेल है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसका शादी एक फीमेल से होता है जिसका ब्लड ग्रुप बी है। अब उनके जो पुत्र और पुत्री होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? केवल ए ऐसा तो नहीं है, केवल बी ऐसा भी नहीं है, ए अथवा बी ऐसा भी नहीं है, या तो ए बी ओ अथवा ए बी कुछ भी हो सकता है ना। जरूरी नहीं है कि माँ बाप का ए बी है तो बच्चे का ए बी ही होगा, ओ भी हो सकता है ना। तो 4th ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 80 की अगर हम बात करें तो नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। एक मेज़ पर हल्के से आघात किए जाने की तुलना में हमें तब अधिक प्रबल आवाज़ सुनाई देती है जब हम ज़ोर से आघात करते हैं। ध्यान समझिए, क्या कह रहा है कि जब हम ज़ोर से मतलब कि एक मेज़ पर आघात करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। Read the following statement and choose the correct option. We hear a louder sound when a table is hit hard than when we hit it softly. यानी जो सॉफ्टली हम हिट करते हैं उसके कंपैरिजन में जब हम स्ट्रांगली यानी हार्ड जब हम हिट करते हैं तो उस समय तेज़ साउंड सुनाई देती है। तो ये बात सही है या गलत है ये आपको बताना है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, ये तो बात सही है। आप अगर धीरे मारेंगे तो किसी मेज़ पर तो कम साउंड सुनाई देगी, तेज़ से मारेंगे तो और तेज़ साउंड सुनाई देगी, है ना। तो ये बात सही है। प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तय कर सकती है क्योंकि वो अधिक ऊर्जा से संबंधित है। ये बात देखिए ऐसा नहीं है। अब फ्रेंड्स दूसरी क्या है, प्रबल ध्वनि की आवृत्ति धीमी ध्वनि से अधिक होती है। प्रबल ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो धीमी ध्वनि से क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पर प्रबल ध्वनि की नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तय कर सकती है, बिल्कुल, वो अधिक ऊर्जा से संबंधित है। मतलब जो लाउड साउंड है उसमें ज़्यादा एनर्जी है और जो सॉफ्ट साउंड है उसमें कम एनर्जी है। तो ये फ्रेंड्स आपका ए का व्याख्या भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये देखा जाए तो। और ये आपका क्या है, प्रबल ध्वनि की आवृत्ति धीमी ध्वनि से अधिक होती है, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपका ए सही है, R1 सही है, और यहाँ पर क्या है, केवल R1 सही है और ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन 3 आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। 81 में देखिए क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर की विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। सैद्धांतिक सिद्धांतों की खोज, सत्यापन के लिए योजनाबद्ध प्रयोग का उपकरण और तौर पर उपयोग, सुपरिचित अनुभवों के आधार पर विज्ञान की अवधारणाओं को सीखना, सरल प्रौद्योगिकी इकाई और मॉड्यूल हाथों द्वारा तैयार करना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए विज्ञान की अवधारणाओं को जानने के लिए क्रियाकलापों और प्रयोग, ये तो मतलब करता है, ये मॉड्यूल तैयार करना, ये भी सब कुछ सही है। अपनी अनुभव के आधार पर ये भी सही है। सैद्धांतिक खोज, सिद्धांतों की खोज करना, सत्यापन के लिए योजनाबद्ध प्रयोग का उपकरण के तौर पर उपयोग करना, ये नहीं करता है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन, ये उद्देश्य नहीं है, ठीक है। आगे हम देखते हैं 82 में क्या है, निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान के नियमों की सटीक व्याख्या करते हैं। विज्ञान के नियम दर्शनीय परिघटनाओं में आपसी संबंधों की व्याख्या है, बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स। लेकिन आगे पढ़ सकते हैं, विज्ञान के नियम विज्ञान के प्रबल सिद्धांत का निष्कर्ष है, ऐसा नहीं है। विज्ञान के नियम का स्तर वैज्ञानिक सिद्धांतों के स्तर से ऊंचा होता है, ऐसा नहीं है। विज्ञान के नियमों की तुलना में विज्ञान के सिद्धांत विज्ञान से अधिक तर्कसंगत है, ऐसे तुलना हम नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। आगे हम देखते हैं 83 में आपका क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी 7वीं कक्षा के छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछती है, कौन सा अधिक भार है। ये क्वेश्चन करती है, 1 केजी रुई और 1 केजी लोहा कौन सा मतलब ज़्यादा भारी है। वह पाती है कि कई छात्र मानते हैं कि 1 केजी लोहा 1 केजी रुई से अधिक भारी होगा, ऐसा बच्चे के माइंड में आता है और बच्चे ऐसा बताते हैं। इस विचार को संबोधित करने में निम्न में कौन सा रणनीति सबसे कम मददगार होगा। सबसे कम मददगार की बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर घनत्व की संकल्पना की परिभाषा देना सबसे कम मददगार होता है।
है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी आगे देखिए, तुला द्वारा दोनों की समतुल्यता का प्रदर्शन करना, हम दोनों को तौल करके सामने दिखाएंगे तो बच्चे का कन्फ्यूजन दूर होगा। विभिन्न प्रकार के रुई के गोले और लोहे के गुटकों को हस्त प्रयोग करके और तौलने के अवसर देना, भारीपन और घनत्व के बीच अंतर की व्याख्या करना, ये सब कुछ तो सही है, लेकिन कम महत्वपूर्ण यही है परिभाषा देना। परिभाषा देने से बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं 84, शोध बताते हैं कि बच्चे औपचारिक विज्ञान अध्ययन में ऐसे कई पूर्व विचार लेकर आते हैं। क्या बोलते हैं, शोध बताते हैं कि बच्चे औपचारिक विज्ञान अध्ययन में कई पूर्व विचार यानी पहले से अपने विचार लेकर आते हैं जो वैज्ञानिक व्याख्याओं से मेल नहीं खाते हैं। निम्नलिखित में से क्या इन विचारों के संदर्भ में सही नहीं है? ये रोजमर्रा के अनुभवों के आधार पर बनते हैं, ये आसानी से बदले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, आसानी से बदले नहीं जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। बाकी आगे वाला ऑप्शन जो है उसको भी पढ़ सकते हैं। 85, सामाजिक संरचना के अनुसार विद्यार्थियों में विज्ञान की एक अर्थपूर्ण समझ बनाने के लिए कौन सी योजना सबसे निर्णायक शिक्षण योजना है? सबसे निर्णायक शिक्षण योजना सामाजिक संरचना के अनुसार विद्यार्थियों में विज्ञान की एक अर्थपूर्ण समझ बनाने के लिए, तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, सामाजिक की बात की गई है, सामाजिक संरचना के अनुसार बात की गई है। देखिए, विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप संदर्शिका का उपयोग करके क्रियाकलापों को बार आयोजित करना, ऐसा नहीं है। विद्यार्थियों को वैज्ञानिक विचारों का निर्देशन करके मॉडल बनाने को कहना है, इससे भी नहीं होगा। बड़ी संख्या में संज्ञानात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए संख्यात्मक प्रश्न को हल करने से क्या होगा? विज्ञान के विषय में बोलने, सोचने, बहस करने और लिखने के लिए विद्यार्थियों को क्या करना? मदद करना। तो ये सामाजिक संरचना के आधार पर यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होता है। 86 में आते हैं, विज्ञान के विद्यार्थी के दृष्टिकोण विचारों का मूल्यांकन करने में निम्न में से सबसे कम मददगार कौन होगा? यानी कि जो विज्ञान के विद्यार्थी है उनका दृष्टिकोण हम जानना चाहते हैं, उनके विचार हम जानना चाहते हैं, उसका अगर मूल्यांकन हम करना चाहते हैं तो सबसे कम मददगार कौन होगा? हम बच्चों को बोलेंगे कि आप क्या करो, विद्यार्थियों को हम ये बोलेंगे कि आप प्रदर्शनी के लिए चार्ट पोस्टर बनाने के लिए कहना। तो चार्ट पोस्टर बनाने से उनके हम विचारों को कैसे समझ पाएंगे? विद्यार्थी एक एक करके प्रश्न पूछना है ना, साक्षात्कार करना, इससे हम उनके विचारों को समझ पाएंगे। विद्यार्थियों को अपने विचारों को नक्शे, चित्रों और रेखा चित्रों जैसे अवधारणाओं के द्वारा, अब हम अगर विद्यार्थी को बोलेंगे अपने विचार को तुम रेखा के माध्यम से, रेखा चित्रों और चित्रों के माध्यम से व्यक्त करो, तो उससे भी उनके विचारों को समझ पाएंगे। लेकिन विद्यार्थियों को हम प्रदर्शनी के लिए, चार्ट बनाने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए कहें तो इससे हम उनके दृष्टिकोण और विचारों का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, क्योंकि कम मददगार आपसे पूछा गया तो कम मददगार ही होगा। ठीक है। 87 में क्या है? विज्ञान में परिकल्पना परीक्षण के लिए निम्न में से क्या सबसे उपयुक्त है? अब देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ट सूटेड फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस इन साइंस, यानी कि विज्ञान में परिकल्पना परीक्षण के लिए सबसे कम उपयुक्त कौन है? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखिए, यहाँ पर प्रयोग करना सबसे क्या है? सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं 88 में फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कहता है कि आटे और नमक जैसे पदार्थ द्रव है। एक विद्यार्थी क्या कह रहे हैं कि आटा और नमक क्या है? द्रव है, लिक्विड है, क्योंकि इसको जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। बाल्टी में रखो, डब्बे में रखो, जैसे आप रखोगे आकार ले लेगा। तो विद्यार्थी के इस दावे पर आपका क्या उत्तर होगा? आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे कि एक द्रव्य पदार्थ का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, यह जिस भी पात्र में डाला जाता है उसी का आकार ले लेता है, इसलिए नमक तथा आटा द्रव्य पदार्थ है। अब देखिए, बच्चे ने ऐसा बोला, आप भी ऐसा बोल देंगे तो नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ठोस है, क्योंकि चाहे आटा या नमक के छोटे छोटे कणों की संपूर्ण मात्रा का कोई निश्चित आकार ना हो, लेकिन एक एकल कण का होता है। ठीक है, तो इसलिए सेकंड आपका ज़्यादा होगा। बच्चों को आपको बताना है कि नहीं बच्चों, ये क्या है? ठोस है, लेकिन जो आटे और नमक के छोटे छोटे कण होते हैं उनकी संपूर्ण मात्रा का कोई निश्चित आकार ना हो, लेकिन हर एकल कण का तो होता है ना आकार निश्चित, है ना। एक छोटे छोटे आंकड़ों को, जैसे मान लीजिए चावल ही है, बहुत सारा अगर चावल लेते हैं जिस बर्तन में रखेंगे वैसे शेप लेगा, लेकिन एक छोटा सा चावल उसका आकार तो फिक्स है ना, है ना। संपूर्ण मात्रा का कोई निश्चित आकार नहीं है, बट एक जो कण है उसका तो आकार निश्चित है, इसलिए हम इसको ठोस बोलते हैं, लिक्विड नहीं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका होगा। आटा नमक द्रव्य पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये गीला करने का गुणधर्म नहीं दर्शाते। अब देखिए, ये तो नहीं बताएंगे, ठोस की परिभाषा अधूरी है, क्योंकि आटा और नमक जैसे, ये भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। आगे हम देखते हैं 89।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन 89 आ जाता है। निम्न में से कौन सी रणनीति प्रकाश के प्रकीर्णन की अवधारणा पर सार्थक सटीक स्पष्टीकरण प्रदान कर सकती है? प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाने वाला चार्ट ये नहीं, प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाने वाला एनिमेटेड चलचित्र ये भी नहीं, विद्यार्थियों द्वारा कोलोइडल विलयन पर प्रकाश के प्रकीर्णन का अवलोकन, बिल्कुल अवलोकन जो होगा वो ज़्यादा बेटर होगा। तो प्रकाश के प्रकीर्णन विलयन पर प्रकाश के प्रकीर्णन का अवलोकन ये ज़्यादा अच्छा है। इसको इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी कैन प्रोवाइड द मोस्ट मीनिंगफुल क्लैरिफिकेशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट? चार्ट शोइंग अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एनिमेटेड वीडियो शोइंग अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑब्जर्विंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑन अ कोलोइडल सॉल्यूशन बाय द लर्नर्स, फोकस ग्रुप डिस्कशन। तो ऑब्जर्विंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑन कोलोइडल सॉल्यूशन बाय द लर्नर, इसको हम ऑब्जर्व कराएंगे, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे लास्ट क्वेश्चन 90 आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी विज्ञान कक्षाओं का लक्षण नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। छात्र एक आंगिक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीके पर चर्चा करते हैं, ये तो है रचनावादी कक्षा का। शिक्षिका छात्रों के त्रुटिपूर्ण उत्तरों को अनदेखा कर रही है, यही नहीं है, अनदेखा नहीं कर सकती है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट। बाकी आगे का ऑप्शन पढ़ सकते हैं। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान शिक्षिका बच्चों की बातचीत को ध्यानपूर्वक सुन रही है, ये भी सही है। बच्चे अन्वेषण की योजना बना रही है, भी सही है। लेकिन रचनावादी विज्ञान की कक्षा का ये लक्षण नहीं है कि उनकी जो गलती हो उसको हम अनदेखा करें। तो नहीं, आपसे रॉन्ग ही पूछा गया है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा साइंस का 30 क्वेश्चन, और मैंने 30 मैथ्स का करवा दिया था, और उसको आप देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो 30 ये साइंस का, और ये पेपर 2 हमारा था। और फ्रेंड्स 1 जनवरी 2022 में जो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका ये पेपर था। अब आगे का पेपर भी हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, लगे रहिए। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कल से पेपर भी स्टार्ट है, तो जिनका पेपर स्टार्ट है भाई, आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होकर जाइए। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जब भी आप एग्ज़ाम में जाइए तो आप आराम से पेपर को देखिए, हर क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही आप CDP में आंसर कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन के साथ। पेपर 2 का भी हमारा डिस्कशन चल रहा है। पेपर 1 का बहुत सारे वीडियो हमने डाला है प्लेलिस्ट में, उसको आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।